हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम व्याकरण का दूसरा पार्ट वर्ण करेंगे। पिछली बार अलंकार कराए गए थे। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को समझ में आ गए होंगे। कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि हमने मैडम कॉपी क्या सब कविता की, पाठ की और व्याकरण की अलग अलग लगवानी है। तो सब बच्चों को मैं बता रही हूँ कि कोई भी बच्चा अलग अलग कॉपी नहीं लगाएगा। एक ही कॉपी के 3 पार्ट कर लेंगे, अलग अलग भाग करके। आगे का पोर्शन जैसे कविताओं को जिसने बना लिया है या फिर पाठ का बना लिया है, यानी फिर व्याकरण का, तीनों अलग अलग कुछ कुछ पेज बांट लेंगे और उसमें फिर व्याकरण, कविता और फिर पाठ ऐसे करेंगे, गद्य, पद्य और व्याकरण। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, विषय है, वो है वर्ण। तो सबसे पहले है वर्ण। वर्ण की परिभाषा क्या है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके आगे टुकड़े न किए जा सके, काटा किया जा सके और उसके टुकड़े न किए जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। साधारण भाषा में क्या हुआ वर्ण की परिभाषा? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। आगे है वर्ण के ही आगे है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी जैसे ए बी सी डी लिखी जाती है, ऐसे ही वैसे ही स्वर और व्यंजन इकट्ठे लिखे जाते हैं ना, अलग अलग स्वर, अलग व्यंजन अलग। तो वो जो इकट्ठे करके लिखे जाते हैं उसे बोलते हैं वर्णमाला। यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को माला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं। सबसे पहले वर्णमाला के भेद, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर करेंगे। तो स्वर क्या होता है? स्वर 13 होते हैं, इनकी संख्या 13 होती है। और परिभाषा क्या है? वह वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाए। यानी स्वरों को बोलने में हमें किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर कहते हैं। यानी स्वर क्या होते हैं? जो अन्य किसी वर्ण की सहायता से न बोले जाए, यानी जिसको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसे स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ये क्या है? ये स्वर है। इनमें किसी और दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब मात्रा के अनुसार स्वर के कितने भेद हैं, ये हम करते हैं कि मात्रा के अनुसार स्वर के 3 भेद हैं। सबसे पहले है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या है? जिस स्वर के उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ए, इ, उ, री। यानी जो हमें हमारे स्वर में छोटे वर्ण हैं वो ह्रस्व स्वर में आ जाते हैं। और जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर में जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगे या ज्यादा समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसमें ए, ई, उ, री, इनसे ज्यादा समय लग रहा है ना बोलने में, तो जिसमें ह्रस्व से दुगना समय लगे या ज्यादा समय लगे, वो किस में आ जाएंगे? दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। अब इसके बाद है तीसरे नंबर पे क्या है? प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर में क्या होता है कि जब हम कोई चीज पुकार कर या चिल्ला कर या जिस वर्ण के बोलने में ज्यादा समय लगता है, तो वो किस में रख दिए? वो प्लुत स्वर में रख दिए हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? जो ह्रस्व से 3 गुना ज्यादा समय लेते हैं, जो ह्रस्व से भी ज्यादा समय लगे, जिसमें दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे, वो जो स्वर बचे उसे किस में रख दिया गया? प्लुत में रख दिया गया। तो जिनमें बोलने में, चिल्लाते समय या पुकारते समय या किसी स्वर के उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, वो किस में आ गए? प्लुत स्वर में आ गए। जैसे ओम। ठीक है, बहुत ज्यादा समय लगा ना इसमें। अब आगे है उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के कितने भेद हैं। तो हम बताएंगे कि उच्चारण की दृष्टि, पहले क्या था? ये व्याकरण की दृष्टि से थे। अब हमारा उच्चारण की दृष्टि से है। तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 2 भेद हैं। नंबर 1 क्या है? अनुनासिक। इसका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। जैसे देखो, अभी उदाहरण दे रखे हैं, बांटना, हंसना। नाक से भी, जो ये ऊपर चांद बिंदी है ये नाक से बोला जा रहा है, ये बाकी के नीचे वाले जो वर्ण हैं ये मुंह से बोले जा रहे हैं। तो इसमें क्या है? हवा कहाँ से निकल रही है? नाक और मुख दोनों से हवा निकल रही है, वो किस में आ जाएंगे? अनुनासिक में आ जाएंगे। उसके बाद क्या है? अनुस्वार।
अनुस्वार क्या होता है कि अनुस्वार के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है। जैसे कंगन, वर्ण तो इसमें है सारे जैसे उसमें थे, लेकिन उसमें क्या था, नाक और मुख दोनों में थे। उसमें चांद बिंदी, जिस इसकी पहचान क्या है, जिसमें चांद बिंदी है वो कौन से में आएंगे, अनुनासिक में आएंगे, और जिसमें सिर्फ ऊपर बिंदी है वो किस में आएंगे, वो अनुस्वार में आएंगे। जिसमें सिर्फ बिंदी है वो सिर्फ नाक से बोले जाते हैं, और जिसमें चांद बिंदी है वो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। ठीक है, अब आगे है हमारे व्यंजन। पहले हमने कौन सा वर्ण किया था, स्वर। स्वर किसे कहते हैं, स्वरों के भेद, व्याकरण की दृष्टि से स्वर के भेद, फिर उसके बाद किसकी दृष्टि से आया था, फिर हमने उच्चारण की दृष्टि से किया। व्याकरण की दृष्टि से जो थे हमारे 3 भेद थे, और उच्चारण की दृष्टि से हमारे 2 भेद थे, अनुनासिक और अनुस्वार। अब हमारे आते हैं व्यंजन। तो व्यंजन क्या है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाए। स्वर क्या थे, जिनके बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते। उच्चारण के अनुसार अब आगे है व्यंजनों के भेद। उल्टा नहीं करना है, जो बिना किसी की सहायता से बोले जाए वो वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अब उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के भेद, स्पर्श, अंतस्थ है और ऊष्म। ठीक है, तो स्पर्श में क्या है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्पर्श का मतलब छूना, यानी जिन व्यंजनों के बोलने से मुख के किसी भाग को छू कर वायु निकलती है, हवा निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये मैं आम भाषा में बता रही हूँ तुम्हें, यानी इसका उदाहरण देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों में पूरी तरह स्पर्श करती हो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25 है। अभी जैसे मैंने उदाहरण दे रखा है, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। अब ये तुम पूछोगे ये क्या है, तो जैसे कै की लाइन है ना, कै ख ग घ ड, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न और पै फ ब भ म, यहाँ तक जितने भी व्यंजन आते हैं ये किस में आते हैं, स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा दूसरा है वो है अंतस्थ। अंतस्थ में क्या आता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है। इसमें सिर्फ ये 4 हैं। पहले हमारे 25 हो गए, 4 ये इसमें आ गए। कौन से, ये रे ले वे। ये जब हम बोलते हैं तो जीभ मुख के किसी भी भाग को नहीं छूती है, स्पर्श नहीं करती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है ऊष्म। ऊष्म क्या है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु रगड़ खाकर निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, से, है। ठीक है, ये हमारे ऊष्म में आते हैं। अब ये थे हमारे वर्ण। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये तुम पहले ही पिछली क्लासों में भी पढ़ते आए हो, और अब भी बहुत अच्छे से बिल्कुल एक एक अलग अलग और क्लियर करके समझा दिए गए हैं। आज का तो हमारा कार्य जो था वो यही था कि वर्ण। अब तुमने अपनी कॉपी में ये सारे के सारे वर्ण, स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण उतारने हैं, उदाहरण सहित लिखने हैं, अलग अलग हेडिंग डाल के, जैसे मैंने लिख रखे ऐसे ही लिखने हैं, खुले खुले साफ सुथरे अपनी कॉपी में। और उसके पश्चात जब तुम्हारे वर्ण पूरे हो जाएंगे, सब बच्चे मुझे अपनी मेरे फोन नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। कुछ बच्चे लिखते नहीं हैं, 1-2 बच्चे ही सिर्फ व्हाट्सएप करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा काम पेंडिंग नहीं छोड़ेगा, साथ के साथ हर रोज का कार्य किया जाएगा। तो आज का हमारा काम क्या हुआ, अपनी नोटबुक में वर्ण लिखने हैं और याद करने हैं। सब बच्चे लिखेंगे और याद करेंगे। और किसी को और कोई प्रॉब्लम आए या कहीं से वर्ण बाद में करने लगे जब ना समझ में आए, तो आप मुझे कभी भी फोन करके पूछ सकते हो। थैंक यू।